तो हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्री मॉडर्न एज एंड एज ऑफ महाजनपद। तो देखो, महाजनपद किससे बना? महाजनपद बना महा प्लस जनपद। तो जब छोटे छोटे जनपद से उनको इंक्लूड करके महाजनपद बना। अब ये महाजनपद में बेसिकली जब राइज हुआ इसका, तो इसने काफ़ी लार्ज टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करा, ठीक है। और उसके साथ जब ऑक्यूपाई हो गया तो वहाँ की पॉलिटिकल एंड कल्चरल लैंडस्केप को बदल के रख दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी ग्रोथ हुई। जब डेवलपमेंट होता है ये सब चीज़ें, तो ग्रोथ होती है, काफ़ी इमरजेंस ऑफ न्यू पॉलिटिकल सिस्टम आए, नए नए सिस्टम्स आए, पॉलिटिकल फिलोसफिकल, काफ़ी विचारधाराओं का भी, आइडियोलॉजीज़ का भी चेंजेस देखने को आपको ड्यूरेशन मिलता है इसके बाद महाजनपद में, ठीक है। तो इसको हम आगे पढ़ते हैं। तो राइज ऑफ महाजनपद होता कैसे है? देखो, जब जनपद छोटे छोटे स्मॉल स्टेट्स को जब कंबाइन करके बना तो वो महाजनपद बना, एज वी हैव डिस्कस्ड। जैसे ही महाजनपद बनता है तो वो एक ग्रेट किंगडम में बन के आता है। तो उसी टाइम पे जब ग्रेट किंगडम में बन के आता है, तो उसी टाइम पे हमारे दो मैं रिलीजन कह रहा हूँ, बट उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रिलीजन्स आए थे, जैसे जैनिज्म, बुद्धिज़्म, अवेस्टा, तो के काफ़ी सारे आए थे, बट उसमें से दो ही सर्वाइव कर पाए, जो हमने हमारे जैनिज्म बुद्धिज्म लेक्चर में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब जब महाजनपद है तो वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको देखने मिलेगा कि हाँ, नए नए पंचमार्क कॉइन्स आने लगे। अगर हम वैदिक कल्चर की बात करें तो वहाँ पे ऐसे कॉइन नहीं थे, लेटर वैदिक में भी कॉइन नहीं थे, बार्टर सिस्टम प्रिवेल कर रहा था। लेकिन अब यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा इकोनॉमी में कि हमें पंचमार्क कॉइन्स भी देखने मिल रहे हैं। आयरन टूल्स आ गए, आयरन टूल्स आ गए हैं, तो क्या एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रिवेल करेगा। एग्रीकल्चर क्यों प्रिवेल करेगा? उसका रीज़न ये है कि टूल्स डेवलप हो गए हैं। अब जब टूल्स डेवलप हो गए हैं तो आप जो है फील्ड को अच्छी तरह से कट कर सकते हो, ट्रीज़ को हटा सकते हो, तो आपको बहुत सारा लैंड मिल जाएगा जहाँ पे आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, इरिगेशन कर सकते हो, ठीक है। स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर, देखो आयरन टूल बना, स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। देन प्रोडक्शन ऑफ नॉर्थ ब्लैक पॉलिश पेट्रीज, प्रोडक्शन ऑफ नॉर्थ ब्लैक पॉलिश पोट्रीज, मतलब पोट्रीज भी बनने लगी। तो आप इसको सीक्वेंस देख सकते हो। आपको आयरन टूल मिला, जब आयरन टूल मिला तो आपने क्या करा, एग्रीकल्चर करना चालू करा। एग्रीकल्चर क्यों करना? टूल मिलेगा तो आपने फील्ड्स को जो है क्लियर कर दिया, ट्रीज़ वगैरह काट के। एग्रीकल्चर करा तो आपको क्या मिलेगा, ग्रेन्स वगैरह मिलेंगे। ग्रेन्स मिलेंगे तो आप उसको स्टोर करने के लिए कहाँ रखोगे? पॉटरीज में तो रखोगे। तो ये एक सीक्वेंस चलता आ रहा है। आपने देखा होगा अर्ली लाइफ से हमने चालू करा था, जब हमने प्री हिस्टोरिक एज पढ़ा था, उसके लेके आज हम महाजनपद तक आ गए कि हमने कॉइन्स वगैरह का भी यूज़ करना चालू कर दिया। अब हमें आप देखने मिलेगा कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट का भी धीरे धीरे डेवलपमेंट होना चालू हो गया, ठीक है। मतलब हम लिखने भी लगे हैं और रिटर्न लैंग्वेज भी लिखने करने लगे हैं, साथ ही साथ उसके रिकॉर्ड्स भी रखने लगे हैं। ये भी आपको यहाँ देखने मिलेगा। टैक्सेशन एंड इकोनॉमी, टैक्सेशन बिकम अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द स्टेट रेवेन्यू। तो आप टैक्स भी करने लगे हो, मतलब आपने एग्रीकल्चर ग्रो करा, आप पे स्टोर हो गया, तो आपने कम से कम ये मान लीजिए कि एक्स्ट्रा जितना भी हो रहा है आप उसको राजा को दे दोगे, क्योंकि आपने देखा था आर्मी वगैरह फॉर्म होने लगी थी लेटर वैदिक पीरियड में। अब कुछ उसके साथ सोशल चेंजेस आए, जैसे कि विमेंस पोजीशन जो है डिग्रेड होने लगी सोसाइटी में, एक्सेप्ट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ऑर्डर में। तो इनने अगेंस्ट हिंदुइज्म ही करा था कि भाई जो जो कुरीतियाँ हैं उसके अगेंस्ट में ही बुद्धिज्म और जैनिज्म ऑर्डर को जो है सोसाइटी में आने लगा था। बेसिकली ये जो फेवर दिया गया था ये बेसिकली वैश्य की वजह से हुआ था, क्योंकि उनको सोशल ऑर्डर में जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांस में जैसे हमने देखा भी कि आयरन टूल मिल गया तो कंस्ट्रक्शन होने लगे, वॉरफेयर्स और ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि टूल्स बन गए, वेपन्स बनने लगे। अब उस टाइम पे हमारे जो महाजनपद बने थे, वो महाजनपद बेसिकली हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड हुए, ठीक है। वो कैसे डिवाइड हुए? मोनार्की, जहाँ पे बेसिकली सेंट्रलाइज पावर थी, और सेंट्रलाइज पावर थी तो किसके पास थी? वो थी किंग के पास। एंड सेकेंडरी रिपब्लिक थी, ठीक है, जहाँ पे लोगों का राज था वो, ठीक है, लोगों का। एज यू नो रिपब्लिक क्या होता है वो आपको पता है, ये हमने देखा। अब बेसिकली हमारे पास 16 महाजनपद फॉर्म हुए थे। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको 16 महाजनपद पता होने चाहिए, उनका कैपिटल पता होना चाहिए, उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। तो कंबोज की कैपिटल है राजपुर, और कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। मत्स्य एक महाजनपद है जो विराट नगर में है, ठीक है।
वो कहाँ पे है, राजस्थान में। वज्जी वैशाली जो नॉर्दर्न गंगा वाले पार्ट में है। देन गांधार तक्षशिला जो काबुल वैली में है। अंग चंपा बिहार में है। काशी बनारस उत्तर प्रदेश में है। कोशाला श्रावस्ती में है उत्तर प्रदेश में। मगध राजगृह बिहार में। अश्माक पुत्ताना महाराष्ट्र में। वत्स कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। अवंती उज्जैनी मध्य प्रदेश। सुरसेना मथुरा उत्तर प्रदेश। चेदी सुक्तामती बुंदेलखंड। मल्ला कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कुरु हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ दिल्ली मेरठ वाले रीजन में। पंचाल अच्छिचात्र उत्तर प्रदेश में, जैसे अभी मॉडल कंपिल फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ठीक है, अब ये 16 जो महाजनपद हैं ये आपको पता होने चाहिए विद कैपिटल्स। इसमें किसी का भी मैच द फॉलोइंग में पूछ दिया जा सकता है। ये आपको लिस्ट यहाँ दे दी गई है, PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑन योर डिमांड। ठीक है, की पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ महाजनपद। अब जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम देखे थे, एक तो मोनार्की था और रिपब्लिक था। तो इसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भाई साहब कि कौन कौन से जो महाजनपद हैं वो मोनार्क हैं और कौन से रिपब्लिक हैं। तो मोनार्क में देखने मिलेगा कि हमारे पास मगध कोशाल ये मोनार्कियल थे, बाकी जो हमारे कुछ थे वज्जी मल्लक कुरु ये हमारे रिपब्लिकन स्टेट थे। तो यहाँ पे क्या था, बेसिकली डिसीजन कलेक्टिवली होता था बाय द पीपल, ट्राइब के क्लैंस के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको देखने मिलेगा। अब इसका सोर्स कहाँ से मिलता है, तो हमें कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट से मिलता है, कुछ जैनिस्ट टेक्स्ट से मिलता है कि महाजनपद के बारे में हमें कहाँ से पता लगा। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे अंगुतारा निकाय महावस्तु, तो हमें यहाँ पे महाजनपद के बारे में पता लगता है। कुछ जैन टेक्स्ट हैं वहाँ से भी हमें पता लगता है। अब महाजनपद की जो हमें इकोनॉमी देखते हैं, वहाँ पे वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, तो ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहला हम देखते हैं इकोनॉमी। तो महाजनपद का वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, तो वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम था कि वहाँ पे लोग मर्चेंट और आर्टिस्ट वगैरह थे, तो उनकी कम्युनिटी कहलाती थी गिल्ड्स। तो यहाँ पे ये ट्रेड और क्राफ्ट भी देखने को मिलेगा, आपको ट्रेड भी कर रहे थे। ठीक है, निशाक एंड सतमावा वॉज यूज्ड एज अ मनी, नो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, इनके एविडेंस नहीं है, बट निशाक और सतमाना ये एज अ मनी की तरह यूज़ होते थे। हमने देखा कि हमें आयरन टूल्स भी देखने को मिले, एक्स सिकल्स नाइफ्स फॉर मेक एग्रीकल्चर ईजियर। अब पैडी ट्रांसप्लांटेशन होने लगा, मतलब धान की खेती भी होने लगी। साथ ही साथ जब ज़्यादा एग्रीकल्चर होने लगा तो इनने फिर टैक्स भी लेना चालू कर दिया। 1/6 ऑफ द फार्म प्रोड्यूस वर पेड एज अ टैक्स टू रॉयल एजेंट्स। ठीक है, रिच पीजेंट्स वर कॉल्ड गृहपतिस। वत्सा रिफर्स टू मर्चेंट स्ट्रीट, मतलब जो रईस पीजेंट्स होते थे उनको हम गृहपतिस कहते थे। बाली साधकास कलेक्टेड बली टैक्स फ्रॉम पीजेंट एंड मर्चेंट वैश्यास, मतलब जो हमारे ट्रेडर ग्रुप्स थे उनसे टैक्स लिया जाता था, जिन्हें बली साधिकास कहते थे, थ्रू बली टैक्स। अब वहाँ पे सोसाइटी कैसी थी, सोसाइटी देखो, सोसाइटी महाजनपद में मिक्स्ड थी, मिक्स्ड कास्ट सिस्टम कम्युनिटीज़, जिसे हम जो बोजकाज लेड करते थे, कुछ सब अर्बन एरियाज थे और कुछ आउटस्कर्ट विलेज थे। जो विलेज गाँव से भी बाहर रहते थे तो वो अनटचेबल्स और फॉलोअर्स या हंटर्स कहलाते थे, और जो सब अर्बन एरियाज में रहते थे तो वो थोड़ा मतलब जो रूरल और अर्बन एरियाज के बीच वाला एरिया होता है तो वो उसे सब अर्बन कहते हैं। तो वो क्राफ्ट्समैन वगैरह का था, जैसे कि मान लो कोई चैरियट है या रथ है तो उसका आप टायर बना रहे हो, तो इस तरह की क्राफ्ट्स वगैरह करते रहते थे। अब आते हैं कि जो महाजनपद में वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो महाजनपद में वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। तो क्या था कि वर्णा सिस्टम, जो छोटे वर्णा सिस्टम थे, अगर वर्णा सिस्टम की बात करूँ तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और आउटस्कर्ट वाले लोग। ठीक है, ये तो अनटचेबल्स ही होगा, ये स्लेव्स की तरह यूज़ होते थे, ये ट्रेडर्स थे हमारे, ये हमारे वॉरियर्स थे, जो ये हमारे प्रीस्ट थे। ठीक है, ब्राह्मण। तो लोअर वर्णा जो था वो क्या करता था, वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करता था उस टाइम पे। ठीक है, ट्रेड होता था तो बुक कीपिंग का भी देखने को यहाँ पे रिकॉर्ड मिलता है। ठीक है, ट्रेड, टैक्सेशन, मिलिट्रीज। फिर कुछ पनिशमेंट्स भी जो है इन्होंने एक लॉज बना लिए रॉयल एजेंट्स ने कि कोई ये गलती करता है तो उन्हें पनिशमेंट भी दे दिया जाएगा। अब इस चीज़ों का जहाँ तक मैं मेंशन है, जहाँ तक बेसिकली बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो बुद्धा की प्रीवियस लाइफ्स के बारे में बताता है, तो वहाँ पे भी इसको हमने देखने को मिलता है कि ये वहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसका दिया गया हुआ है।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट किंग जो था वो होती है हाईएस्ट पोजीशन, उसके बाद कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, एंड कुछ मिनिस्टर्स होते हैं। मिनिस्टर्स में जैसे प्रीस्ट वगैरह आ गए, वो मतलब जो है इनपुट्स प्रोवाइड कर देते किंग्स को, उनके लॉज मेकिंग में मदद करते थे, ठीक है। कुछ एडमिनिस्ट्रेशंस वाला पार्ट देखते थे। महामंत्रा जो मिनिस्टर्स उस टाइम पे कहा जाता था, जो मिनिस्टर्स को एक्चुअली कहा जाता था महामात्रास। वो कुछ आयुक्त से जो ऑफिशियल्स को अपॉइंट करा जाता था, किसके लिए, महामात्रास के लिए। फिर विलेज के कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट में कुछ और लोगों को इंक्लूड करा गया ताकि जो है एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो जाए। तो ईजी के लिए विलेज हेडमैन्स बनाए गए, जिसको कहा गया ग्राम भोजका, ग्रामिणी या ग्रामिका, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या कि अगर हम ऐसे देखें कि किंग है, किंग के बाद मिनिस्टर है, मिनिस्टर के बाद एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी और लोग हैं, ठीक है। अब किंग तो किंग ही बोला गया, मिनिस्टर्स को महामात्रास बोला गया, ठीक है। और बाकी जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देख रहे हैं तो उनका नाम बोला गया यहाँ पे ग्राम भोजिका, ग्रामिणी या ग्रामिका। फिर लास्ट प्रोफेशनल परमानेंट आर्मीज भी देखने को मिलेंगी। ये तो हमें आर्मीज लेटर वैदिक में भी दिख गई थी, तो यहाँ पे उसका एक्सटेंडेड वर्जन आपको देखने मिलेगा। अब हम बात करें कि ग्रेजुअली कैसे एक बहुत बड़ा मगध एम्पायर जो है डेवलप होता है। ये मगध एम्पायर के डेवलप होने से पहले की कंडीशन है, उसके पहले कितने राज्य है। तो हमने देखा कि महाजनपद बन गया। अब बहुत सारे महाजनपद, कुछ 4-5 महाजनपद मिलके पूरे एक मगध का कैसे निर्माण करते हैं, ये आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। तो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जान लेते हैं। काशी, कोशाला, मगध एंड वज्जी कॉन्फ्रेंस वर सिग्निफिकेंट इन 6th सेंचुरी BC। मतलब ये जो 4 जो है महाजनपद थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी 6th सेंचुरी BC में। एंड ये आपस में एक दूसरे कंट्रोल में काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक लड़ती रही। बट इनमें से क्या हुआ कि मगध विक्ट्री मिल जाती है इसको, और इन सब के विक्ट्री मिल जाती है, ठीक है। अब तो विक्ट्री मिल जाती है, तो जितना भी उस टाइम का, अगर मैं इंडिया की बात करूं, सॉरी फॉर द मैप, तो मगध बेसिकली यहाँ बिहार वाले रीजन और इस सब में मगध विक्ट्री पर लेता है। तो अल्टीमेटली मगध जो है नॉर्दर्न इंडिया पे पूरा कमांड कर लेता है, ठीक है। अब तो ये क्या हो गया कि बहुत सारे जो यहाँ पे जनपद थे, महाजनपद से, उनको कंट्रोल करने लगता है। अब धीरे धीरे मगध जो है पावर में आ जाता है, ठीक है। तो यही एक इसका रीज़न था कि मगध जो है पावर में आता है। अब उसकी पहले कैपिटल बनती है राजगीर, देन पाटलिपुत्र। तो ग्रेजुअली अकॉर्डिंगली टू राजा, किंग टू किंग, ये जो है चेंज होती रहती है। तो इसमें सबसे पहले जो मगधियन एम्पायर में आता है वो आती है हरंक्या डायनेस्टी। इसके सबसे पहले किंग होते हैं बिंबिसार, बिंदुसार मगध उसमें होते हैं मौर्यन एम्पायर के, ठीक है, जो चंद्रगुप्त के बेटे होते हैं, बट ये बिंबिसार हैं। बिंबिसार हरंक्या डायनेस्टी पहले आती है मगध में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ मगध होते हैं, पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म। तो ये पूछ लेगा बिंबिसार किस धर्म को फॉलो करते थे, वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। अब हरंक्या डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी, वो राजगृह थी, ठीक है। अब जो बिंबिसार थे वो क्या करते थे, मैट्रिमोनियल अलायंस करके अपना जो है क्या राज्य को बढ़ाते थे, कि मतलब इस राज्य के राजा की लड़की से शादी कर दी, वहाँ से शादी कर ली, तो वो अपना राज्य ऐसे बढ़ाते थे। यूज एज अ डायनामिक मैरिज फॉर गुडविल विद कोशाला एंड वज्जी, मतलब कोशाला और यहाँ की उनसे शादी कर ली, एंड ही यूज टू एक्सपेंड हिज एम्पायर। एग्रेशन लेड टू एनेक्स ऑफ अंग महाजनपद टू मगध। अब क्या होता है कि इनका और अंग भी एक बेसिकली क्या है, महाजनपद है, तो इनसे उनका टशल चलता है एंड यूज टू कैप्चर दैट। तो ये चीज़ है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ये सब हो गई। उसके बाद फिर सेकंड आता है अजातशत्रु, जो इन्हीं के पुत्र होते हैं अजातशत्रु। अब ये बिंबिसार को ही एनेक्स कर लेते हैं, मतलब मार के खुद गद्दी पे बैठ जाते हैं। किल्ड हिज फादर बिंबिसार, ठीक है, एंड एडॉप्टेड अ थ्रोन। अब अगर इसमें पूछूँ, मैंने आपसे एक बार बुद्धिज्म में वाले लेक्चर में पूछा था कि फर्स्ट बुद्धिल काउंसिल किसके अंडर में हुई थी, तो अजातशत्रु के अंदर में हुई थी। अगर आप को याद हो तो हमने जो पहले लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। फिर ये अपनी एक्सपेनिस्ट पॉलिसी के लिए फेमस थे एंड डिफीटेड कोशाला एंड वैशाली, ठीक है। बोथ अजातशत्रु एंड बिंबिसार वाज कॉन्टेम्परेरी ऑफ बुद्धा, मतलब बुद्धा के टाइम पीरियड में होते हैं। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इन्हीं के अंडर में हुई थी। अब इनने क्या करा, राजगीर से कैपिटल शिफ्ट कर ली पाटलिपुत्र। मैंने अभी आपको बताया था कि कैपिटल जो है अकॉर्डिंग टू किंग वो अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट करते रहते। उसके बाद आते हैं इनके सुपुत्र,
जिनका नाम था उदयन। उदयन ने बेसिकली गंगा सोन वैली में अपना एक फोर्ट बनाया इनके, ठीक है। इनने अपने पिता को सक्सीड करा अजातशत्रु को और 16 साल तक रूल करा। एंड इन्होंने मतलब सेम ही अपने पिताजी के जो कैपिटल थी उसी पे ही रहे। उसके बाद किंगडम आता है शिशुंग डायनेस्टी। ये किसके बाद? हरंक्या डायनेस्टी के बाद आता है। शिशुंग डायनेस्टी में शिशुंग बेसिकली एक बहुत बड़े राजा हुए उस टाइम पे। इन्होंने क्या करा, अवंती मतलब उज्जैन और अदर जनपद को भी किसमें, मगध में इंक्लूड कर लिया। तो आप देख रहे हो कि मगध जो है वो कैसे एक्सपेंड होता जा रहा है। तो एक मगध बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है, हाँ सॉरी, इसके बाद मगध एम्पायर, देन वैशाली, ठीक है, शिफ्टेड। अब इनने क्या करा, पाटलिपुत्र से कहाँ से शिफ्ट कर ली, वैशाली, और उसके बाद दोबारा मूव बैक टू पाटलिपुत्र। यहाँ पे इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया। अब इसके बाद आते हैं काल अशोक। काल अशोक जो थे शिशुंग के सन थे और उसने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो कराई थी वो अजातशत्रु ने कराई थी, और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी वो कराई थी काल अशोक ने। इसके बाद 2, 3 और 4 दो और बुद्धिस्ट काउंसिल होती हैं, उसका आप आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताओगे। फिर उसके बाद जो डायनेस्टी आती है वो डायनेस्टी का नाम होता है नंदा। अगर किसी ने बहुत इंपॉर्टेंट एक सीरियल देखा हो, उस टाइम पे आता था चंद्रगुप्त मौर्य, उसमें धनानंद की लड़ाई होती थी चाणक्य से, ठीक है, कलर्स पे आता था। सो नंदा डायनेस्टी, तो इसके पहले रूलर थे महापद नंदा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मतलब ब्रेवियस किंग हुआ करते थे, ठीक है, जिन्होंने नंदा डायनेस्टी की स्थापना करी। फाउंडेड नंदा डायनेस्टी इन शूद्र लीनेज। बेसिकली शूद्र उसके थे, अगर हम कैटेगराइज करें, ब्राह्मण, वैश्य, सॉरी क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, तो शूद्र लीनेज के थे और बहुत ही मतलब ब्रेवेस्ट किंग थे। अब इन्होंने क्या करा, ग्रेट कनक्वर कंट्रोल टेरिटरी बिटवीन बीस नदी और बे ऑफ बंगाल के बीच में सारा इन्होंने जो है क्या करा, कब्जा लिया। अब इनके बारे में ना पुराणों में भी देखने को मिलता है, जिनको कहा डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय ने क्षत्रियों का एकदम से नाश कर दिया था, ठीक है। सर्व क्षत्रांतका, ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। तो इसमें इसका उल्लेख मिलता है, इनको ये बोला गया। इनने इक्ष्वाकुओं को, पंचकाश, काशीस, हयास, ये छोटे छोटे किंगडम थे, इन सबको हरा के ये करा। अब इनने जो है जैनिज्म को फॉलो करा। जैसे हमने देखा कि काल अशोक, अजातशत्रु, इन सब ने, बिंबिसार ने बुद्धिज्म को फॉलो करा, इन्होंने जैनिज्म को फॉलो करा। धनानंद वॉज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी। धनानंद वॉज अ कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर। जब अलेक्जेंडर ने आक्रमण करा तो धनानंद उस टाइम पे राजा हुआ करता था। अब डिक्लाइन ऑफ नंदास, ठीक है, डिक्लाइन ऑफ नंदास वर बिकॉज जो लेटर रूलर्स थे, जो लेटेस्ट किंग थे, वो वीक थे और अनपॉपुलर थे। तो वहाँ पे जो होता है, वहाँ पे नंदा डायनेस्टी का डाउनफॉल चालू हो जाता है। एंड उस टाइम पे क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य अंडर द गाइडेंस ऑफ चाणक्य capture the Nanda Empire and became the चक्रवर्ती सम्राट ऑफ मगध। तो ये चीज़ यहाँ से हमें प्री मॉडर्न एम्पायर से मॉडर्न एम्पायर की तरफ आते हैं। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और इंक्लूड होती है कि उस टाइम पे जो फॉरेन इन्वेजन भी चल रहा था। फॉरेन इन्वेजन कैसे, फॉरेन इन्वेजन किसका, फॉरेन इन्वेजन जो बाहर से आक्रमण कर रहे हैं। तो हमने देखा कि जो धनानंद था वो अलेक्जेंडर के कॉन्टेम्प्रेरी था। तो धनानंद, अलेक्जेंडर वहाँ से वेस्टर्न इंडिया से जो है क्या कर रहा था, आक्रमण कर रहा था। तो सबसे पहले अलेक्जेंडर यहाँ पे आता है और उसके बाद इसकी दारुस वन से लड़ाई होती है। ये देखो, अलेक्जेंडर वन कम टू हियर, इन्वेडेड वेस्टर्न रीजन फ्रॉम इंदस वैली ड्यूरिंग बिम्बिसार रीजन, कंट्रोल गांधार, कंबोज एंड मद्रा। दारुस वन सिप्रस ग्रैंडसन कनकॉर्ड पंजाब एंड सिंध। उस टाइम पे पंजाब और सिंध को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका इंट्रोडक्शन आपको कहाँ पर देखने मिलेगा, खरोस्ती स्क्रिप्ट, बेल शेप्ड कैपिटल, अशोकन इंस्क्रिप्शन में इसका आपको लेख यहाँ पे देखने को मिलता है। अलेक्जेंडर इन्वेजन, अब अलेक्जेंडर की एंट्री होती है इंडिया में। तो डिफीटेड दारुस 3, ठीक है, इनको डिफीट करता है हिंदू कुश पे, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे।
किंग अम्बी ऑफ तक्षशिला सबमिटेड टू अलेक्जेंडर, ये भी अपने हथियार अलेक्जेंडर के सामने डाल देते हैं। अब एक बैटल होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ हाइडेफिस, जो पोरस से होती है। पोरस ऑलरेडी इसमें हार जाते हैं, बट ही वॉज मतलब शॉक्ड बाय द ब्रेवरी ऑफ किसके, पोरस। अलेक्जेंडर वॉज शॉक्ड कि भाई इतना बहादुर यहाँ के लोग हैं। तो अब ये जो बैटल ऑफ हाइपर्स होती है, ये आपको पता होना चाहिए किस दो नदियों के बीच में होती है, झेलम और रवि के बीच में होती है, और इनका किंगडम यही होता है। ठीक है, अब बेसिकली इसमें पोरस हार जाता है। ठीक है, इंडियन कैंपेन एंड अलेक्जेंडर आर्मी रिफ्यूज टू क्रॉस द बीस रिवर टू कंटिन्यू द फाइट ड्यू टू एग्जॉशन, हॉल्टेड फॉर द एक्सपेंशन इनटू इंडिया। तो मतलब बेसिकली जो अलेक्जेंडर की जो आर्मी होती है वो एक्सपेंड करने को, 20 रिवर क्रॉस करने को मना कर देती है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि वो इतना लड़के थक चुके होते हैं, हार चुके होते हैं कि अब उनकी हिम्मत नहीं होती आगे की। देन दे यूज़ टू फाइट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो वो आगे नहीं जाते हैं। उसके बाद अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है। ठीक है, ही डाइड इन 323 BC इन बेबीलोन। अब इम्पैक्ट क्या होता है अलेक्जेंडर के इन्वेजन का? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इंडिया एंड ग्रीस, तो मतलब आर्ट एंड कल्चर ये होगा, इकोनॉमी में इम्प्रूव होगा, ट्रेड होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब आर्ट एंड कल्चर में गांधरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये आपको देखने को मिलेगा कि भाई बुद्धा की अलग अलग स्टाइल की पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स में। आर्किटेक्चर में लैंड एंड सी रोड डिस्कवर्ड हो गए। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंडो बैक्टीरियन एंड पर्थियन स्टेट इन इंडिया। तो ये सारी चीज़ें दो स्टेट और दो कंट्रीज़ को मिलने के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से ये जो है सोसाइटियल और काफ़ी सारे पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अ मॉडर्न एम्पायर।